Hello everyone, welcome to this class of Business Fundamental. This is CA आकांक्षा सुमानी और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बिजनेस के कुछ बेसिक्स जो आपको काम लगेंगे आपके सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे हम बेसिक से जानेंगे अबाउट बिजनेस। ये कोर्स आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट होगा अगर आपने कभी भी पहले इन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज को नहीं सुना है। तो अगर आप अभी पढ़ लेंगे तो आपको आगे जाकर बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है बच्चों। सारे एरियाज़ के कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो हम यहाँ फंडामेंटल्स में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, लेट अस स्टार्ट दिस क्लास जहाँ पे हम जानने वाले हैं बिज़नेस के बारे में कि बिज़नेस में क्या-क्या चीज़ें रहती है जो हमें समझ आनी चाहिए। ठीक है? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन की। ऑर्गेनाइज़ेशन का मतलब क्या? जब ऐसा शब्द आए तो सबसे पहले ये समझ लो कि बहुत सारे लोग हैं। So many people are there. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बहुत सारे लोग कहीं पे काम कर रहे हैं। Many people working together. वो एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ। ठीक है? बहुत सारे लोग कहीं पर मिलकर काम कर रहे हैं तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इन सब लोगों का गोल जो होगा वो कॉमन गोल होगा। सब लोग एक ही पर्पस के लिए काम करेंगे, या तो प्रॉफिट कमाना इज द पर्पस या फिर ग्लोबली रीच करना इज द पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग साथ मिलकर काम करते हैं किसी एक पर्पस के लिए, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब इसी स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छी भाषा में अगर हम पढ़ें, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट। सोशल अरेंजमेंट का मतलब बहुत सारे लोग हैं फॉर कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्टिव गोल्स। कलेक्टिव गोल का मतलब कॉमन गोल के लिए जो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल अरेंजमेंट है ये, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कलेक्टिव गोल के लिए काम कर रहे हैं। कलेक्टिव मतलब जैसे सबका गोल एक होना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आईपीएल टीम्स होती है, टीम के सारे मेंबर्स खेलते हैं। उन सबका गोल क्या होता है बताओ मुझे, क्या होता है उनका गोल? सारे के सारे टीम का गोल होता है कि हमको ट्रॉफी जीतनी है। ट्रॉफी जीतना इज देयर कॉमन गोल। उसके लिए वो सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। दैट इज कलेक्टिव गोल। उसे हम कलेक्टिव गोल बोल सकते हैं, कॉमन गोल बोल सकते हैं, गोल कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं, जब सब लोगों का गोल एक समान होता है। ठीक है? यहाँ पे परफॉर्मेंस कंट्रोल होती है। परफॉर्मेंस कंट्रोल होने का मतलब लोग कैसे काम कर रहे हैं, उनको गाइड करना, उनको मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा। अगर हम सब लोगों को एक बार बोल दे कि तुमको ये काम करना है, फिर साल भर हम देखें ही ना वो लोग कैसा काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वो लोग अच्छे से काम ना करें। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होना भी जरूरी होता है जो ऑर्गेनाइजेशंस में चलती है। ठीक है? You must distinguish between them based on their primary objective. ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे पहले आते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल का मतलब अपना सपना मनी मनी, जिनका मेन पर्पस है पैसा कमाना, वो होते हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। जिनका मेन पर्पस है शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े। तो शेयर होल्डर क्या होता है? जो पर्सन बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम शेयर होल्डर बोलते हैं। तो पैसा लगाता है और ये चाहता है कंपनी ग्रो करे, कि वेल्थ बढ़े, उनको अच्छा खासे रिटर्न्स मिले। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस यही होता है प्रॉफिट कमाना और पैसा कमाना। फिर आते हैं आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पैसा कमाने के लिए काम नहीं करे, ये सोसाइटी को सर्विस देने के लिए काम करे, सोसाइटी के भले के लिए काम करें। जैसे आप देखते हो बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो वी कैन से, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, बीपीए, ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन। ये एक एनजीओ है जो ब्लाइंड पीपल के लिए काम कर रहा है। बेसिकली ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है लोग चीजें बेचे भी सही, पैसा कमाए भी सही, पर वो पैसा ये इनके मेन पर्पस में ही यूज करेंगे। इनका मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, इनका मेन मकसद है सर्विस देना सोसाइटी को, लोगों को।
एनवायरनमेंट के लिए काम करना या फिर जो यंग नीडेड पीपल हैं उनके लिए काम करना, स्पोर्ट्स के लिए काम करना। इन शॉर्ट अच्छी एक्टिविटीज के लिए काम करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। फिर आती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब क्या होता है? ऐसी सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर कॉमन बेनिफिट के लिए काम करें। फॉर एग्जाम्पल एक किसान था, उसके खेत में एक पूरा गेहूं का निकलता है, वो मार्केट में जाता है, उसे बहुत अच्छा वैल्यू नहीं मिलता। अब 10 किसान इकट्ठा होते हैं, वो सोचते हैं कि हम सब अपना प्रोडक्शन इकट्ठा करेंगे, फिर बल्क लेवल पे सेल करेंगे ताकि हमें अच्छे रेट्स मिले। तो ये क्या हुआ, ये कोऑपरेटिव, फॉर द पीपल बाय द पीपल। फॉर एग्जाम्पल मुझे अकेले को कोई सामान खरीदना है, वो मुझे लगता है मार्केट में बहुत महंगा मिल रहा है अगर मैं 10 प्रोडक्ट खरीदने जाती हूँ, बट आप सबको भी वो सामान खरीदना है। तो हमने एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव बना दी कि अपन को जो भी सामान चाहिए अपन सब मिलकर डिसाइड कर लेंगे और एक बल्क ऑर्डर प्लेस कर देंगे ताकि अपने को अच्छा खासा मुनाफा हो, बेनिफिट हो। वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब लोगों को बराबर माना जाता है, चाहे कोई ज्यादा इन्वेस्ट करे या कम इन्वेस्ट करे, एवरी मेंबर इज ट्रीटेड इक्वल। और हर मेंबर को एक वोट मिलता है, वन मेंबर वन वोट। ठीक है। इट इज ओन्ड एंड रन बाय मेंबर्स, मेंबर्स ही ओनर होते हैं, मेंबर्स ही मैनेज करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को। कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो सकती है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव हो सकती है, तो अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव्स बन सकती है। बट हमारी मेजर कैटेगरी रहेगी कमर्शियल वर्सेस नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब अगर हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में वी हैव बच्चों कंपनी, वी हैव पार्टनरशिप, सोल ट्रेडर। ये सब क्या है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है। दीज आर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन पर्पस होता है पैसा कमाना। देखो, कंपनी जो है, कंपनी कमर्शियल फॉर्म में भी हो सकती है, कंपनी सेक्शन 8 वाली भी हो सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट, बट अभी हम मेजर कैटेगरी देखें तो कंपनी जनरली कमर्शियल्स होती हैं। कंपनीज में दो तरह की कंपनी होती है, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले इनके हम बाइफरकेशंस देख लेते हैं, फिर हम इसका एक्सप्लेनेशन जानेंगे। पार्टनरशिप बोले तो दो या दो से ज्यादा लोग, इसमें जनरल पार्टनर हो सकते हैं, जनरल पार्टनरशिप और एलएलपीज हो सकते हैं। सोल ट्रेडर का मतलब एक अकेला इंसान जब बिजनेस करने चले तो उसे हम सोल ट्रेडर बोलेंगे, सिंगल ओनर। ठीक है। यहाँ पे बिजनेस और ट्रेडर को हम अलग अलग नहीं मानते हैं। जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, अगर बिजनेस के कुछ लोन्स हैं या बिजनेस के कोई क्रेडिटर्स हैं, तो ये सोल ट्रेडर खुद लायबल होता है उनको पे करने को। अगर कल को बिजनेस में पैसों की कमी आ जाए तो इसे घर से पैसा लाकर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉप ओपन करते हैं, बेकरी शॉप। ठीक है। उस बेकरी शॉप के लिए आपने लोन लिया 5 लाख का। अब वो शॉप चल नहीं रही है, वो शॉप चल नहीं रही तो शॉप से आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो। पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो क्या आप बैंक को ऐसा बोल सकते हो कि मैं तो पैसा नहीं कमा रहा, मैं लोन नहीं पे करूंगा? आपको तो बैंक को फिर भी पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये सोल ट्रेडर है जहाँ पे अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब अगर बिजनेस ना चले तो घर से भी पैसा लाना पड़ सकता है, अगर बिजनेस में पैसों की कमी आ जाए तो यहाँ पे घर से भी पैसा लाना पड़ सकता है। पर इसका एक फायदा भी है। क्या फायदा है? आप अपनी शॉप के लिए सारे डिसीजंस खुद ले सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और फायदा क्या है? अगर हम और फायदे की बात करें तो यहाँ पे सारा का सारा प्रॉफिट आप अकेले ले जाओगे। तो ये बेनिफिट है सोल ट्रेडर्स में। सोल ट्रेडर्स के बाद आई पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। जनरल और एलएलपी, इसमें दो तरह की पार्टनरशिप आई। जनरल पार्टनरशिप का मतलब था जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे आपने आपके दोस्त को भी बुला लिया,
भाई ये लोन अकेले मुझे ना भरना पड़े, मेरी लायबिलिटी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो आपका दोस्त भी आ गया बिजनेस करने, फिर से 5 लाख का लोन है, कल को बिजनेस ना चले तो आप दोनों लायबल होंगे पे करने को। तो दैट इज जनरल पार्टनरशिप, जहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर ये लायबिलिटी डिवाइड हो जाती है एटलीस्ट। पहले आप अकेले लोन भर रहे थे, अब दो लोग लोन भरेंगे। तो लायबिलिटीज आर लिमिटेड बट लायबिलिटी शेयर्ड, जो भी रेशियो है पार्टनर्स का आपस में, उस हिसाब से लायबिलिटी शेयर हो जाती है। एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जहाँ पे पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब यहाँ पे लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। इसका मतलब कल को अगर बिजनेस में पैसा खत्म हो जाए तो पार्टनर्स को घर से पैसा लाने की नीड नहीं है। समझ रहे हैं एलएलपी क्या है? ठीक है। कंपनी फिर बनी, कंपनी और एलएलपी थोड़ी बहुत सिमिलर है और थोड़ी बहुत अलग अलग है। एलएलपी को भी हम सेपरेट एंटिटी मानते हैं, ठीक है। मगर एलएलपी को पार्टनर्स अपने हिसाब से चला सकते हैं, अपने हिसाब से एग्रीमेंट बना के चला सकते हैं। कंपनी भी सेपरेट एंटिटी है, तो हमें चाहिए था कि भाई हमको लायबिलिटी पर्सनल नहीं चाहिए। बिजनेस का पैसा है, बिजनेस का लोन है तो बिजनेस से ही पे हो जाए, हम घर से पैसा नहीं लाएंगे। तो आप कंपनी बनाइए ना, किसने रोका है? पब्लिक या प्राइवेट कंपनी हो सकती है। पब्लिक का मतलब जब आप किसी से भी पैसा रेज करना चाहो, लिमिटेड लोगों को शेयर्स देना चाहो, तो वो पब्लिक कंपनी। प्राइवेट का मतलब जब आप लिमिटेड लोगों से पैसा रेज करना चाहते हो, लिमिटेड लोगों को ही शेयर होल्डर बनाना चाहते हो, वो कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है। तो जनरली इस तरह के कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हमको देखने को मिल सकते हैं, जिनका मेन पर्पस है पैसा कमाना, ग्रो करना, ठीक है। जो नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना। जैसे एक बात बताओ सबसे पहले, कि कोई भी कंपनी सक्सेसफुल है कि नहीं वो मुझे कैसे पता चलेगा? हाउ विल आई नो द कंपनी इज सक्सेसफुल और नॉट? कैसे पता चलेगा? बताइए जरा। ये मुझे पता चलेगा कंपनी सक्सेसफुल है कि नहीं है, ये पता चलेगा वो कितना प्रॉफिट कमा रही है। जैसे हम देखते हैं ना, इस कंपनी ने पिछले साल इतना कमाया, इस साल इतना प्रॉफिट किया। अब जो ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, जिनका पर्पस ही पैसा कमाना नहीं है, उनका हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आता है 3E, इसे हम बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी। यहाँ पे 3E, 3E देखते हैं हम। एक देखते हैं इकोनॉमी, दूसरा देखते हैं एफिशिएंसी, तीसरा देखते हैं इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप कम से कम प्राइस में रॉ मटेरियल ला रहे हैं कि नहीं ला रहे, दैट इज इकोनॉमी। मिनिमम प्राइस में रॉ मटेरियल लेकर आना, अच्छी क्वालिटी का, ऐसा नहीं एकदम चीप लेकर आओ, पर आप जरूरत से ज्यादा तो पे नहीं कर रहे हो, वो होता है इकोनॉमी, ठीक है। एफिशिएंसी इज मैक्सिमाइजिंग आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। कम से कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकाला जाए, मतलब बेस्ट आउटपुट निकाला जाए, वो एफिशिएंसी। अब इसका मैं समझाती हूँ चीज। फॉर एग्जाम्पल, तुम 4 घंटे पढ़ रहे हो और एक चैप्टर पढ़ रहे हो, मतलब एफिशिएंटली नहीं पढ़ रहे हो। इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, इनपुट कितना दे रहे हो? 4 आवर्स का। आउटपुट कितना निकल रहा है? 1 चैप्टर। इसका मतलब काम इतना अच्छे से आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। समझ आ रही है बात? पर अगर मैं बोलूँ तुम 1 आवर में पढ़ रहे हो, 1 आवर में तुम 2 चैप्टर्स पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब तुम एफिशिएंसी से पढ़ रहे हो, कम समय लगाकर भी आप अच्छा खासा काम कर रहे हो, तो उसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं। पर एफिशिएंसी में हमें ये भी ध्यान रखना है कि क्वालिटी खराब ना हो जाए। तुम 1 घंटे में तुमने सिर्फ रीड कर लिया, कुछ याद ही नहीं हुआ, क्या फायदा बताओ? समझ आ रही है बात? एफिशिएंसी का मतलब होता है जितने हम एफर्ट्स दे रहे हैं, सामने रिजल्ट उतने बेटर जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो होता है एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब तुमने जो गोल सेट किया है वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, मीटिंग द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल। फॉर एग्जाम्पल, आपने टारगेट सेट किया था 90 मार्क्स लेकर आए, वो 90 मार्क्स आप लेकर आए कि नहीं आए?
जैसे कोई हॉस्पिटल है, तो उन्होंने ऐसा तय किया था कि भाई सारे पेशेंट्स का जो है क्योर हो जाए, जो भी डिसीज़ है। तो वो ये चीज़ कर पाए कि नहीं कर पाए, मतलब गोल अचीव हो पाया कि नहीं हो पाया, दैट इज़ इफेक्टिवनेस। ठीक है? समझ आ रही है बात बच्चों? व्हाट इज़ फ्री इकोनॉमी का मतलब जितना खर्चा होना चाहिए उससे ज़्यादा तो नहीं किया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तो स्पेंड नहीं कर रहे हो, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही स्पेंड कर रहे हो। एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकालना, दैट इज एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं वो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो एफिशिएंसी। और ये चीज हम किन के लिए देखते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें भी यही चीज चलती है, क्योंकि उनका मेन पर्पस पैसा कमाना नहीं है, उनका मेन पर्पस है लोगों को सर्विस देना। वहाँ पे भी हम इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। इसे हम वैल्यू फॉर मनी ऑडिट बोलते हैं कि जितना पैसा लग रहा है उतनी वैल्यू क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है बच्चों? अब एक नोट लिखेंगे आप मेरे साथ। यू हैव टू राइट अ नोट अबाउट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑफ पीपल है, जैसे हम सोशल अरेंजमेंट बोलते हैं। सोशल अरेंजमेंट किया है आपने, किस चीज के लिए किया है? एक कलेक्टिव गोल के लिए, कॉमन गोल के लिए। ठीक है? एंड एक कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम टाइप्स की। ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो कमर्शियल। कमर्शियल में मेन पर्पस है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्निंग। एंड नॉन कमर्शियल, जिसे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसका मेन पर्पस होता है लोगों को सर्व करना, सर्व सोसाइटी। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस मेजर कैसे होती है? हाउ सक्सेस इज मेजर्ड? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप सक्सेस मेजर करते हैं तो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में बाय प्रॉफिट, बाय रेवेन्यू, ये सारी चीजें होती है कि कितना पैसा कमा रहे हैं, उस हिसाब से सक्सेस मेजर होती है। एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में सक्सेस कैसे मेजर होगी? वैल्यू फॉर मनी ऑडिट। वैल्यू फॉर मनी में क्या क्या चीजें आती है? इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है? इकोनॉमी क्या है? पैसों की बात करता है, कॉस्ट। कॉस्ट मिनिमम हो, किसकी? रॉ मटेरियल्स की, इनपुट्स की मिनिमम कॉस्ट हो और उस पे आपका काम हो जाए। एफिशिएंसी का मतलब मैक्सिमम आउटपुट आप क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम द इनपुट गिवन, मतलब वेस्टेज कम से कम हो रहा है। और इफेक्टिवनेस का मतलब टारगेट्स आर अचीव्ड और नॉट। ठीक है? एक कैटेगरी आती है हमारी कोऑपरेटिव्स की। कोऑपरेटिव्स क्या होता है? फॉर पीपल बाय पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। हर एक पर्सन के पास एक एक वोट होगा, वन मेंबर इज इक्वल टू वन वोट। ठीक है? और यहाँ पे सबको फेयर और इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये क्या है? हमारे मेजर टाइप्स और कैटेगरीज हैं। ठीक है? और सक्सेस कैसे मेजर होती है, वैल्यू फॉर मनी कैसे जनरेट होती है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप दैट इज क्लियर बच्चों। एक बार ये छोटू सा नोट लिख लो आप, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। अच्छा, एक और टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर हो सकते हैं। पब्लिक सेक्टर का मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। और प्राइवेट सेक्टर भी हो सकते हैं।
प्राइवेट सेक्टर का मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे इंडिविजुअल लोग ओनर हो, ओन्ड बाय इंडिविजुअल ओनर्स और फैमिलीज। ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर क्या है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल, जनरली गवर्नमेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में कंट्रोल रखती है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए, और गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मतलब बेसिक चीजें जहाँ पे हैं वहाँ पे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ताकि प्राइस बहुत ज्यादा ना हो पाए। और प्राइवेट मतलब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है जहाँ पे प्राइवेट ओनर्स है, रिलायंस हो गया, तो वो प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है वो कंपनी। समझ आ रहा है? तो ये एक ओवरव्यू है ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन होता है? तो देखिए बच्चों, ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब हु इज अफेक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन से अफेक्ट होता हो, एंड हु अफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता हो, उसे हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। समझाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस किस को अफेक्ट करेगा? स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगा, पेरेंट्स को अफेक्ट करेगा, और ये लोग भी देखो, ये इनको अफेक्ट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली, और ये लोग भी इससे अफेक्ट हो रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। कैसे? जैसे अगर आप स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करें, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा तो वो नाम कमाएगा और कुछ अच्छा करेगा। अब ये तो ऑर्गेनाइजेशन ने स्टूडेंट को अफेक्ट किया। स्टूडेंट कैसे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है? अगर सारे स्टूडेंट सोच ले कि हमको इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना है और हम तो कल से कहीं और जाने वाले हैं, तो ये क्या है? ये है रिवर्स इफेक्ट। मतलब स्टेक होल्डर का मतलब हर वो शख्स जो हमको अफेक्ट करता हो, जो हमसे अफेक्ट होता हो, उसे हम स्टेक होल्डर बोल सकते हैं। ठीक है। अब स्टेक होल्डर के 3 लेयर्स हैं। पहले लेवल पे आते हैं इंटरनल, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं कनेक्टेड। ये वो लोग हैं जिनका रोज का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है। ठीक है। जैसे कि सप्लायर्स, कस्टमर्स, इनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे करें? जैसे हम गुड्स बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, सप्लायर से हम सामान खरीद रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लोन जो लेंडर्स होते हैं जिनसे हम लोन ले रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनसे रोज का लेन देन हो वो कनेक्टेड में आते हैं। और एक्सटर्नल का मतलब जिनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ना हो ऑर्गेनाइजेशन पे, पर कभी कभी तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये कौन से लोग हो गए? जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई। वैसे कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है, पर किसी दिन गवर्नमेंट नया रूल ले आए, लाइसेंस वाइसेंस कैंसिल कर दे, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो सकता है। बेसिकली इंटरनल में कौन आता है? इंटरनल में आते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हैं वो लोग। कनेक्टेड में आते हैं जिनके साथ रूल्स का आना जाना लगा रहता है, वो कनेक्ट। एक्सटर्नल का मतलब जो बहुत दूर हैं, कभी कभी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे आपका घर है, घर में आप रहते हो, आपके मम्मी पापा रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, तो ये इंटरनल स्टेक होल्डर्स हुए। अब ऐसे लोग जो आते जाते रहते हैं कांस्टेंट बेसिस पे, जैसे आपके दोस्त हो गए, पापा के दोस्त हो गए, भैया के दोस्त हो गए, तो वो लोग क्या है? कनेक्टेड है, जिनका यूजुअल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है। एक्सटर्नल का मतलब दूर दराज के रिश्तेदार जो कभी कभी आएंगे, हमेशा नहीं आएंगे, दोज आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ठीक है। जो कंपनी के अंदर है या डायरेक्टली कनेक्टेड है, उन्हें हम प्राइमरी स्टेक होल्डर भी बोलते हैं, और एक्सटर्नल को हम सेकेंडरी स्टेक होल्डर भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास इस तरह का कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये 4 लोग हैं, इसमें से कौन से लोग इंटरनल हैं या कौन से लोग कनेक्टेड है, तो इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब आप मुझे, आपके लिए एक टास्क है यहाँ पे, आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि अगर एक बैंक है तो उसके इंटरनल स्टेक होल्डर कौन है?
कनेक्टेड स्टेक होल्डर कौन है और उसके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन है? यू विल टेल मी इन कमेंट्स कि कौन उसके इंटरनल स्टेक होल्डर है, कौन कनेक्टेड स्टेक होल्डर है और कौन उसके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है फॉर अ बैंक. You have to prepare a list and write to me in the comments. I'll check the answers. अब देखो हमने ये तो देख लिया कि भाई जिन लोगों से हम अफेक्ट होते हैं या जो हमको अफेक्ट करता है उसे हम स्टेक होल्डर बोलते हैं. स्टेक होल्डर की कैटेगरीज होती है, 4 कैटेगरी होती है कि हमको किसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी. ठीक है, तो ये कैटेगरी समझने के लिए हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा यहाँ पे और उस एनालिसिस को हम बोलते हैं मेंडेलोस मैट्रिक्स. मेंडेलोस मेंडेलोस मैट्रिक्स क्या है बता. मेंडेलोस मैट्रिक्स दो चीजों पे फोकस करता है, एक है पावर और दूसरा है इंटरेस्ट. पावर और इंटरेस्ट क्या है, मतलब कौन सा स्टेक होल्डर बहुत पावरफुल है. इंटरेस्ट का मतलब किसको हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, दैट इज पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स. ठीक है, अब यहाँ पे पावर की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारे से ही शुरुआत करूंगी. अगर आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का पावर कैसा है और इंटरेस्ट कैसा है ये बताओ. क्या आपके पेरेंट्स पावरफुल हैं? यस, वो आपको डांट सकते हैं, वो आपको कुछ बोल सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं, मतलब पावर तो है उनके पास. क्या इंटरेस्ट है? उन्हें बहुत ज्यादा कंसर्न है कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो. मतलब दोनों ही हाई है, पावर भी हाई है, इंटरेस्ट भी हाई है. पेरेंट्स हमारे लिए कौन हो गए? की प्लेयर. जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर होता है जीवन का उसे हम की प्लेयर बोलते हैं. ठीक है? दूसरे आते हैं ऐसे लोग जो पावरफुल तो हैं मगर उनको अभी आपकी लाइफ में एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, तो आपका प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपका कॉलेज हो गया. कॉलेज पावरफुल क्यों है? वो आपको रिजल्ट देगा, वो हो सकता है आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है, मतलब पावर तो है. पर वो यूजुअली तो ऐसा नहीं करेंगे. जैसे आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया तो वैसे तो उनको कुछ लेना देना नहीं, पर अगर तुम मिसकंडक्ट करोगे तो वो तुम्हारे लाइसेंस वाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, आपको एग्जाम देने से रोक सकते हैं. पावर तो हाई है, पर क्या उनको कंसर्न है बहुत ज्यादा आपके बारे में? द आंसर इज नो. पावर हाई है मगर वो हाई जो है वो डे टू डे यूज नहीं करते उस पावर को, कभी कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाए तो पावर यूज करेंगे. तो ये आते हैं सेकंड कैटेगरी के लोग और इन्हें भी हमें खुश रखना पड़ता है, इन्हें भी हमें सेटिस्फाइड रखना पड़ता है क्योंकि ये पावरफुल है. तीसरे आते हैं आपके दोस्त. क्या तुम्हारे दोस्त तुमको कुछ बोल सकते हैं? वैसे तो नहीं, उनकी पावर इतनी नहीं है कि आपको सुना दे, डांट दे, कुछ बोल दे. क्या उनको बहुत कंसर्न है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है? यस. मतलब उनके पास इतनी पावर नहीं है पर उन्हें कंसर्न तो है कि तुम्हारे जीवन में चल क्या रहा है. समझ रहे हो बात को? तो इसका मतलब ये लोग जो आते हैं ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ये थर्ड कैटेगरी, कीप इन्फॉर्म्ड. इन्हें हमें इन्फॉर्म रखना पड़ेगा. ठीक है, लास्ट वन आते हैं जिनकी कोई पावर भी नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं. जैसे आप किसी कैफे में जा रहे हो, वो कैफे के ओनर जो है उनको आपसे पेमेंट करते हो, दैट्स इट. उनके लिए हमको कोई एफर्ट, मतलब मिनिमल एफर्ट भी चलेंगे, उनके लिए ज्यादा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है. बेसिकली जैसे आपकी लाइफ में स्टेक होल्डर है वैसे कंपनीज में भी स्टेक होल्डर होते हैं. समझते हैं हम कंपनीज के स्टेक होल्डर कैसे हो सकते हैं. जस्ट अ मिनट. ये भी ध्यान रखना कि कोई पर्सन पहले की प्लेयर था बाद में मिनिमल एफर्ट में भी जा सकता है, कोई पहले मिनिमल एफर्ट में था बाद में की प्लेयर भी बन सकता है. ये याद रखना कि चेंज हो सकता है, जीवन में बदलाव आ सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका एक बहुत बड़ा शेयर होल्डर है जिसने 90% इन्वेस्टमेंट कर रखा है. क्या उसे कंपनी में पावर होगी? बिल्कुल होगी. क्या उसका कंपनी में इंटरेस्ट होगा? बिल्कुल होगा. पावर भी है और इंटरेस्ट भी है, दोनों है, मतलब वो हमारे लिए क्या है? की प्लेयर है. ठीक है, अब दूसरा आता है फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट.
अथॉरिटी जहाँ से आप लाइसेंस लाए, उन्होंने आपको लाइसेंस दे दिया। पावर तो है उनके पास लाइसेंस देने की, पर तुम रोज़मर्रा में क्या कर रहे हो, क्या उनको जानने में इंटरेस्ट होगा? द आंसर वुड बी नो। तो इसका मतलब यहाँ पे वी कैन से यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो क्या है, आपकी कीप सेटिस्फाइड। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे लाइसेंस कैंसिल हो जाए, पर हाँ, डे टू डे अफेयर्स के लिए मुझे इनसे पूछने की जरूरत नहीं है। थर्ड कैटेगरी कस्टमर है, जो आपसे थोड़े बहुत सामान खरीद के ले जा रहा है। अब वो कस्टमर इतना पावरफुल नहीं है, थोड़े बहुत सामान खरीद के लिए जा रहा है, पर उससे कंसर्न तो जरूर होता है, भले वो एक चीज खरीदे कि 10 चीज खरीदे। तो इन्हें हमें कीप इन्फॉर्म्ड रखना पड़ेगा। फोर्थ वन, आपके ऑफिस में मान लेते हैं कैंटीन वाले आते हैं, लोग खाना सर्व करते हैं। तो वो लोग ना तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना ही उनके पास पावर है, ना ही उनको ये इंटरेस्ट होगा कि आप अपनी कंपनीज में क्या डिसीजन ले रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमको उनके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। मेंडेलोस मैट्रिक्स चलता है पावर और इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। की प्लेयर्स कौन है जो हाई पावर हाई इंटरेस्ट रखते हैं, दे मस्ट बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, उनसे पूछ कर चीजें करनी पड़ेगी, जैसे कोई बहुत बड़ा शेयर होल्डर। कीप सेटिस्फाइड मतलब हाई पावर लो इंटरेस्ट, उन्हें भी हमें खुश रखना पड़ेगा ताकि वो अपनी पावर आपके अगेंस्ट यूज ना करे, जैसे गवर्नमेंट के रेगुलेटर्स हो गए। तीसरी कैटेगरी में आते हैं आपकी कीप इन्फॉर्म्ड वाले लोग, लो पावर हाई इंटरेस्ट, ऑफन कम्युनिटी ग्रुप्स या एम्प्लॉयज जिनकी पावर इतनी नहीं है बट इंटरेस्ट तो है, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा फॉर्मल पावर नहीं है। मिनिमल एफर्ट, दे रिक्वायर्स बेसिक मॉनिटरिंग, ये हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। एक शॉर्ट नोट लिख रही हूँ जो आपको लिखना है। अगर हाई पावर है और हाई इंटरेस्ट है तो वो आपका की प्लेयर है, ठीक है। हाई पावर हाई इंटरेस्ट इज द की प्लेयर कैटेगरी, उनसे पूछकर काम करना पड़ेगा, ठीक है। आस्क देम बिफोर टेकिंग डिसीजन। देन कम्स योर हाई पावर हाई इंटरेस्ट कैटेगरी। वैसे नो, लो इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हो गया, हाई पावर लो इंटरेस्ट कैटेगरी। ये जो लोग हैं इन्हें हमें खुश रखना पड़ेगा, कीप देम हैप्पी, क्योंकि अगर इन्हें खुश नहीं रखा तो ये इस पावर को हमारे खिलाफ यूज कर सकते हैं कभी भी, वी नेवर नो, ठीक है। अच्छी बना के रखनी पड़ेगी इनके साथ अपने को। देन कम्स लो पावर हाई इंटरेस्ट वाली कैटेगरी। हैप्पी एंड कीप सेटिस्फाइड टर्म हम यूज करेंगे वैसे प्रोफेशनली देखा जाए तो। लो पावर लो इंटरेस्ट कैटेगरी, लो पावर हाई इंटरेस्ट कैटेगरी। ये जो लोग हैं इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कीप इन्फॉर्म्ड, इनकी हमें ज्यादा सुनने की नीड नहीं। लो पावर लो इंटरेस्ट कैटेगरी, ठीक है। इनको हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, इनके लिए मिनिमल एफर्ट करेंगे तो भी चलेगा। समझ आ रहा है बच्चों? अंडरस्टैंडिंग दिस, कौन सा पर्सन क्या है ये हमें समझना जरूरी है, ठीक है। हमें क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि कैसा क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है, केस स्टडी है, जो हमको जानना है ये समझने के लिए कि कौन सा पर्सन कौन सा स्टेक होल्डर है। स्पोर्ट्स फॉर किड एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है दैट ऑपरेट्स अ स्पोर्ट्स सेंटर इन अ लार्ज सिटी। ये क्या कर रहे हैं, एक लार्ज सिटी में स्पोर्ट्स सेंटर को ऑपरेट कर रहे हैं। The land on which the playing field and facilities are located is held on behalf of charity by Donna and Dietmar। दो लोग हैं जो उस जमीन के मालिक है जहाँ पे ये चैरिटी चल रहा है, ये स्पोर्ट्स फॉर किड वाला ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। वो दो लोग हैं, दो ट्रस्टी हैं जिनकी जमीन पे चल रहा है। Donna and Dietmar simply hold the land on behalf of Sports for Kid and play no role in running the charity। डोना और डाइटमार जो है वो क्या कर रहे हैं, सिंपली जमीन के मालिक हैं,
ये यहाँ पे डे टू डे अफेयर्स में कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मतलब इंटरनल नहीं है ये। दे आर रेयरली कॉन्टेक्टेड बाय मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट भी इनको कभी कभी कॉन्टेक्ट करता है जब लैंड रिलेटेड कोई भी मैटर आता है तो इनको कॉन्टेक्ट किया जाता है। स्पोर्ट्स फॉर किड इज मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय मैनेजमेंट कमिटी। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कौन मैनेज या ऑपरेट कर रहा है? मैनेजमेंट कमिटी ऑपरेट कर रही है। द कमिटी हैज डिसाइडेड ऑन अ मेजर एक्सपांशन। कमिटी जो है एक्सपांशन का डिसीजन ले रही है। कमिटी हैज पावर टू बाइंड द चैरिटी इन ऑल मैटर्स अदर देन लैंड, क्योंकि लैंड वाला मैटर डोना और डाइटमर के पास आता है, बाकी सारे डिसीजन ये कमिटी लेती है। Their decisions are seen by government charity regulator which generally sanctions decision। ये लाइन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैनेजमेंट कमिटी जो है 4 बिल्डिंग कंपनीज के साथ नेगोशिएशन कर रही है क्योंकि इन्हें एक्सपांशन करवाना है। अब देखो मैंने अभी तक जो आपके लिए 3 कैटेगरीज निकाली, तो मुझे बताओ कि कौन से स्टेक होल्डर। एक है डोना एंड डाइटमार। जो लैंड है वो इन दोनों की है, मगर ये जो है डे टू डे डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी इनसे पूछा जाता है अगर लैंड रिलेटेड मैटर आता है तो। दूसरी है आपकी मैनेजमेंट कमिटी। मैनेजमेंट कमिटी जो है सारे डिसीजंस ले रही है। और तीसरी है वो 4 कंपनीज जिनके साथ हम नेगोशिएशन कर रहे हैं एक्सपांशन करने के लिए। मुझे बताओ कि डोना एंड डाइटमार तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये लोग इंटरनल स्टेक होल्डर नहीं है क्योंकि ये डे टू डे अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मैनेजमेंट कमिटी जो रोजमर्रा की डिसीजंस ले रही है, और 4 बिल्डिंग कंपनीज जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं एक्सपांशन की, किसी एक को कॉन्ट्रैक्ट देंगे हम। तो मुझे बताओ कौन सा पर्सन कौन सा स्टेक होल्डर है? या डोना एंड डाइटमार का तो तुमने देख भी लिया होगा, आंसर वाज कनेक्टेड स्टेक होल्डर। अब मैनेजमेंट कमिटी कौन सी है बताओ, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? मैनेजमेंट कमिटी विल बी इंटरनल क्योंकि सारे डिसीजंस जो है मैनेजमेंट कमिटी ले रही है फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये जो 4 बिल्डिंग कंपनीज हैं जिनके साथ हम नेगोशिएट कर रहे हैं, जिनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, किसी एक के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो ये भी हमारे लिए क्या हो गई? कनेक्टेड स्टेक होल्डर हो गए। और अब लास्ट वाला जो है, यहाँ पे देखो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करने वाले हैं, से आसपास के लोग बहुत ज्यादा खफा है। क्यों खफा है? क्योंकि इनको लग रहा है ट्रैफिक बढ़ जाएगा, इनके बच्चों को खतरा हो सकता है, डिजाइन अच्छी नहीं है एक्सपांशन की, इनसेंसिटिव है थोड़ी। मुझे बताओ कि ये जो आसपास के लोग हैं ये किस तरह के स्टेक होल्डर हुए? ये जो आसपास के लोग हैं ये फॉल करेंगे आपकी कैटेगरी में एक्सटर्नल, क्योंकि ये रोजमर्रा में तो है नहीं, ना ही इनके साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर हाँ ये इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं हमारे डिसीजन से, तो ये हमारे लिए कौन से स्टेक होल्डर हुए? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। समझ आया? तो इस तरह से केस स्टडीज होती है जहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना रहता है। क्या आइडेंटिफाई करना रहता है? कि कौन सा पर्सन कौन सा स्टेक होल्डर। अब जैसे अगर हम पावर्स की बात करें, तो जनरली क्या होता है कि पावर्स के लिए कोई ना कोई हिंट दिया होता है कि कौन सा पर्सन कितना पावरफुल है। जैसे वो 4 कंपनीज जिनके साथ हम नेगोशिएट कर रहे थे, वो कितनी पावरफुल होगी? पावर तो नहीं है मगर उनका इंटरेस्ट है क्योंकि हम उनको कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं। पावर नहीं है मगर इंटरेस्ट तो है। समझ रहे हो बात को? दैट मीन्स लो पावर हाई इंटरेस्ट, ऐसे लोगों को हम सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए लायबल हैं, ज्यादा कुछ उनके लिए हमें नहीं करना है। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये तो हमने जाना ऑर्गेनाइजेशन क्या है और स्टेक होल्डर्स क्या है। अब जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट मतलब, एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण जो आपको अफेक्ट करता हो। देखो एक तो होता है आपकी कंपनी के अंदर का माहौल कैसा, और एक होती है बाहर की चीजें जो अफेक्ट करती है। तो बाहर की चीजों में क्या आता है? बाहर की चीजों में आता है पेस्टल। पेस्टल में क्या है? एक होते हैं पॉलिटिकल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी की करंट गवर्नमेंट से अच्छी खासी बन रही थी और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट भी कर रही थी बिजनेस में, पर अगर वो गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो? इसके अलावा टैक्स की पॉलिसीज चेंज हो जाना, टैरिफ्स लग जाना, कस्टम ड्यूटी बढ़ जाना, तो ये बेसिकली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करता है। इकोनॉमी ऊपर डाउन होती है, कभी जैसे वॉर आ जाता है तो रिसेशन आ जाता है, रिसेशन आ जाता है तो मंदी आ जाती है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ जाना, जीडीपी बढ़ना या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना,
इकोनॉमी में सिनेरियो कैसा है वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। सोशल मतलब लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाना, लाइफस्टाइल में बदलाव आ जाना, जैसे फैशन में चेंज आ जाना, लाइफस्टाइल चेंजेस, कपड़ों का चेंजेस, एजुकेशन लेवल का चेंजेस, रूरल से अर्बन हो जाना, तो सोशल चेंजेस भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है वो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, जैसे ऑटोमेशन आ गए, एआई आ गया, न्यू कम्युनिकेशन टूल आ गए, चैट बॉट्स आ गए, जहाँ पे एआई आपके सवालों के जवाब दे रहा है। एनवायरमेंट, आजकल लोग सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं, तो ग्रीन पॉलिसीज आ गई है कि आप वेस्टेज कम से कम करो। लीगल चीजें भी अफेक्ट करती है, कानून बदल जाते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट का लॉ, मिनिमम वेजेस लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी, डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। तो ये सारी चीजें बिजनेस को डेफिनेटली अफेक्ट करती है। पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे कि नई टैक्स पॉलिसी आ जाना। इसके अलावा अगर हम देखें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो ऑब्वियसली वापस चीजें बदल जाएगी। एनवायरनमेंट, अगर आप एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो तो कस्टमर्स हो सकता है आपके सामान ना खरीदे, लोग आपके खिलाफ रिपोर्ट करें। लीगल नए नए कानून आते रहते हैं, तो वो कानून के कारण भी हमारे बिजनेस को फेस करनी पड़ती है चीजें। अब हम बात करते हैं एथिक्स की। एथिक्स का मतलब होता है सही और गलत क्या है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सही को करना एथिक है और गलत को करना अनएथिकल। जब आप राइट को करते हैं तो वो एथिकल है, रॉन्ग को करते हैं तो वो अनएथिकल। ठीक है, तो राइट और रॉन्ग के बीच सिलेक्शन करना, दैट इज एथिक्स। अब एथिक्स के लिए जो भी प्रोफेशनल लोग होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल है, चाहे एसीसीए हो गए, चाहे सीए हो गए, चाहे सीएस हो गया, सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो प्रोफेशनल एथिक्स 5 प्रिंसिपल्स में डिवाइडेड है, जो एसीसीए ने दिए हैं और जो आईईएसबीए ने दिए हैं, जो एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड है उसने दिए हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब सच्चाई से काम करना, ऑनेस्टी के साथ काम करना। अगर आप कोई भी काम करते हैं या कोई भी ऑडिट करते हैं, कुछ भी उसमें गलत ना लिखना, लोगों को बेवकूफ ना बनाना, क्योंकि लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उस ट्रस्ट को बरकरार रखना, उसे हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। दूसरा आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके दो क्लाइंट, एक क्लाइंट आपको 10 लाख की फी देता है और दूसरा क्लाइंट 50,000 की फी, किसका तुम काम बढ़िया करोगे? तुम ऑब्वियसली 10 लाख वाले का काम अच्छा करोगे, 50 वाले का काम आप शायद फॉर्मेलिटी से कर लो। क्यों? यहाँ पे तुमने बायसनेस ला दी है। बायसनेस का मतलब है पक्षपात कर रहे हो तुम। पक्षपात बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बायसनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जब हम काम करते हैं तो नो बायस, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शैल इन्फ्लुएंस आवर जजमेंट। हमारे जजमेंट के ऊपर किसी तरह का पक्षपात तो नहीं होना चाहिए। जो काम हम कर रहे हैं उसका हमें नॉलेज होना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। वॉट एवर यू आर डूइंग यू शुड बी नोइंग अबाउट इट एंड ड्यू केयर, कीपिंग द नॉलेज अप टू डेट, नॉलेज को अप टू डेट रखना है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि अगर कोई अपना डेटा आपके साथ शेयर करे, जैसे अगर कोई अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको दे रहे हैं, आपको वहां पे उनकी इंफॉर्मेशन सेफगार्ड रखनी है, किसी और को जाकर नहीं शेयर करनी है। जस्ट फॉर मनी, जस्ट फॉर समथिंग एल्स, यू आर नॉट सपोज टू शेयर द private information or any information to anyone else. Respecting the privacy of information एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपके प्रोफेशन को डिसक्रेडिट मिलता हो या आपके प्रोफेशन का नाक नीचा हो जाए, वैसा कोई काम नहीं करना है। 5 एथिक्स के प्रिंसिपल है। ऑनेस्टी से काम करो, ऑब्जेक्टिविटी मतलब बिना पक्षपात के काम करो, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब जो काम कर रहे हो उसका तुम्हारे पास नॉलेज हो, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब डेटा किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है सिंपल सा,
कोई भी चीज़ ऐसी मत करो, कोई भी बिहेवियर ऐसा ना हो जो आपके प्रोफ़ेशन को डिस्क्रेडिट करता हो। कि बच्चों, पहले थ्रेड्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम नोट्स लिखेंगे। अब कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सन को गलत करने पे मजबूर करती है या इन्फ्लुएंस करती है, उसे हम एथिकल थ्रेड बोलते हैं। पहला आता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब सेल्फ लालच होना, खुद का लालच इन्वॉल्व होना। अब जैसे इसमें खुद का बेनिफिट अगर हमें कहीं दिख रहा हो तो शायद इंसान गलत काम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा बात बोलूं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि भाई आपको 2 करोड़ मिलेंगे, आप ये रिपोर्ट गलत बना दो। अब 2 करोड़ मिलेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, लालच आ गया, बेनिफिट दिख गया, तो हो सकता है पर्सन गलत कर ले। तो रिपोर्ट सही ही बनानी चाहिए, ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। लालच आ गया, सेल्फ इंटरेस्ट आ गया, तो हो सकता है कि वो क्या करे, गलत बना दे। Where personal interest influence the decision, that is self-interest, personal benefit दिख रहा हो, like offering 2 crores for a fake, that is self-interest. सेल्फ रिव्यू थ्रेट, मैंने बोला बच्चों, तुमने जो आंसर लिखा है तुम खुद उसको चेक करो और खुद को मार्क्स दो, 10 में से कितने मार्क्स दोगे। तो ज्यादातर बच्चे 9 या 10 फुल मार्क्स ही देंगे। क्यों? कि हम अपने ही काम को रिव्यू कर रहे हैं। अगर कोई पर्सन खुद का ही काम चेक करेगा, खुद का ही काम चेक करेगा तो बायसनेस आएगी, पक्षपात आएगा। When an accountant is asked to evaluate their own work, impairing objectivity, जब एक अकाउंटेंट क्या कर रहा है, अपने खुद के काम को इवैल्यूएट कर रहा है, अपने ही टास्क को रिव्यू कर रहा है कि मैंने कैसा काम किया, मैंने तो बहुत बढ़िया काम किया है। इम्पेयरिंग ऑब्जेक्टिविटी, इम्पेयर का मतलब होता है खराब होना, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है निष्पक्ष होना। अगर आप खुद का काम चेक करते हो तो निष्पक्षता खराब हो जाती है, मतलब हम बायसनेस के साथ काम करने लगते हैं, हमारे में ऑब्जेक्टिविटी नहीं बचती है। अपने ही काम को चेक करेंगे तो 100 on 100 लाएंगे एग्जाम में। एडवोकेसी थ्रेट मतलब किसी की वकालत करना। फॉर एग्जाम्पल, आप दोस्तों के पेरेंट्स के सामने दोस्त की वकालत करो जबकि पता है कि तुम्हारे ही दोस्त ने गलती की। When accountants become too involved in defending a client, जब आप अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहे हो कोर्ट में या फिर टैक्स वालों के सामने, जब आपको पता है कि आपके क्लाइंट बहुत गलत है, तो आपकी बायसनेस बढ़ जाती है, ऑब्जेक्टिविटी घट जाती है। फैमिलियरिटी थ्रेट, जब हम किसी से बहुत ज़्यादा फ़ैमिलियर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं, तो फिर हम उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं कर पाते हैं। अगर उसने कुछ गलत भी किया है, तो हम रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। ओवर फ़ैमिलियर अगर हम किसी से हो जाएँगे, जैसे आपका बहुत अच्छा कोई दोस्त बन जाए, फिर आपको पता चले वो दोस्त जो है चीटिंग कर रहा है, कुछ और कर रहा है, तो आप उस दोस्त की शिकायत नहीं कर पाओगे, दैट इज़ फ़ैमिलियरिटी थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट क्या है? इंटिमिडेशन थ्रेट इज़ जब हमको कोई डरा रहा है और वो डर के कारण गलत काम हो रहा है, प्रेशर और थ्रेट फ्रॉम अदर्स टू मेक बायस्ड डिसीजन, जब हमको कोई डरा रहा है और डर के कारण गलत काम हो रहा है तो दैट इज इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है, नाउ लेट अस राइट अ नोट अबाउट एथिक्स। एथिक्स का एक हम नोट लिखेंगे बच्चों। एथिक्स का मतलब डिसीजन बिटवीन डिसाइडिंग राइट और रॉन्ग, सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल्स कौन से हैं? तो 5 प्रिंसिपल्स हैं जो हर एक प्रोफेशनल पर्सन को फॉलो करने हैं। 5 प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिविटी, मतलब बायसनेस नहीं रखना। सेकंड प्रिंसिपल आता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब इंफॉर्मेशन जो है किसी और के साथ शेयर नहीं करोगे।
थर्ड है आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी से काम करना। फोर्थ वन इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है जो काम हम कर रहे हैं उसका हमें नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, बिना जाने काम को हाथ में नहीं लेने का, अप टू डेट रहना चाहिए। प्रोफेशनल बिहेवियर ऐसा कुछ मत करो जिससे आपके प्रोफेशन जो है, प्रोफेशनल बिहेवियर which can discredit, not to do anything which can discredit प्रोफेशन। ठीक है, अब आते हैं एथिकल थ्रेट्स। एथिकल थ्रेट्स क्या है? जो गलत करने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं हमको। जिसमें पहला थ्रेट हमने पढ़ा था सेल्फ इंटरेस्ट, ये खुद का बेनिफिट हमको दिख रहा है, इस पर्सनल बेनिफिट। सेकंड वन था सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू का मतलब क्या था? वी आर रिव्यूइंग वंस ओन वर्क, चेकिंग अपना ही काम, उसमें बायसनेस आ जाएगी। एडवोकेसी मतलब वकालत करना, डिफेंडिंग समवन टू अ लेवल जहां पे आप बायसनेस के साथ काम करो, डिफेंडिंग समवन और ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज, जहां पे आपकी ऑब्जेक्टिविटी निष्पक्षता कॉम्प्रोमाइज हो रही है। देन कम्स फैमिलियरिटी, जब हम किसी को बहुत ज्यादा जानने लग जाते हैं, टू क्लोज टू समवन, जिसके कारण हम फिर उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते हैं। दैट जो हमारी ऑब्जेक्टिविटी को खत्म करते हैं। एंड लास्ट वन, इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है थ्रेट करना, किसी को डराना। अगर आप किसी को डराओगे, धमकाओगे, तो हो सकता है वो गलत काम कर ले। तो ये आप एक नोट लिख लेंगे एथिक्स के बारे में कि एथिक्स क्या है, एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है और एथिकल थ्रेट्स क्या है। क्विकली नोट डाउन कर लो इसे। तो बच्चों, आई होप इट इज डन। चलें आगे हम। चलो, अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी हमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं, ठीक है? तो ये ग्रुप्स बनाने की भी कुछ स्टेजेस होती है। कभी भी ग्रुप बनता है तो उसकी टोटल 6 स्टेजेस चलती है। तो फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और इसके बीच एक डॉमिंग भी आता है, एंड देन एडजॉर्निंग। ठीक है, तो ये 6 स्टेजेस क्या होती है, कैसे ग्रुप्स बनते हैं, उसको समझेंगे हम। कोई भी अगर टीम और ग्रुप हमें बनाना है तो सबसे पहली स्टेज आती है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग का मतलब होता है यहाँ पे सब लोग, बस उनको हमने बुलाया है, लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है। एक लीडर होगा जो सबको गाइड कर रहा होगा, डिस्कस कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सब लोग जो है, ये सब लोग लीडर पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन दे विल बी हाईली डिपेंडेंट ऑन द लीडर। मेंबर्स आर पोलाइट बट गार्डेड, यहाँ पे पोलाइटली ये लोग आपस में बात करेंगे। लीडर पे क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि ये टीम को जानते नहीं है अभी तक, अभी तो नए नवेले हैं सब लोग फॉर्मिंग स्टेज। अब ये लीडर क्या करेगा? जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट टीम बन रही है, ठीक है? क्रिकेट टीम बन रही है, तो वो क्रिकेट टीम जो है, वो क्रिकेट टीम क्या करेगी? वो क्रिकेट टीम यहाँ पे हम लोग उसको रोल देंगे, जो लीडर होगा वो सबको रोल देगा।
कि कौन-सा पर्सन क्या होगा, कौन-सा पर्सन विकेट कीपिंग करेगा, कौन-सा पर्सन फील्डिंग करेगा, कौन-सा पर्सन बैटिंग के लिए, कौन-सा पर्सन बॉलिंग के लिए, सबको रोल दिया गया। ठीक है, तो रोल जब दिए जाएँगे, तब आएगा आंधी और तूफान। क्यों आंधी-तूफान आएगा? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होंगे? कि हो सकता है कि आपको जो पोज़ीशन चाहिए थी वो ना मिली और आप लोग लीडर से जाकर लड़ेंगे कि मेरे को ये रोल चाहिए था, आपने मुझे ये क्यों दिया? मेरे को वो रोल चाहिए था, आपने मुझे ये क्यों दिया? ये प्रॉब्लम हो सकती है आफ्टर रोल्स आर गिवन, टीम बन चुकी है, रोल जब बाँटे जाते हैं तब स्टॉर्मिंग होता है, लड़ाई-झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। के बाद आता है नॉर्मल। यहाँ पे लोग सेटल हो गए हैं, एग्री कर चुके हैं चीज़ों को, जो भी चीज़ें हैं कि हाँ, चलो अब ये रूल ठीक है। तो वहाँ पे लोग सेटल हो चुके हैं, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाती है लोगों को। के बाद आता है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग इज़ टीम इज़ स्ट्रैटेजिकली अवेयर एंड फंक्शंस एट हाई लेवल। ये जो टीम है, यहाँ पे क्या होता है कि टीम यहाँ पे बेस्ट परफॉर्म कर रही है क्योंकि सबके रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एकदम कन्फर्म और क्लियर हो चुके हैं। तो बेसिकली 4 स्टेजेस है। पहली स्टेज जब टीम बन रही है, लोग एक-दूसरे को नहीं जान रहे, पोलाइट है। दूसरी स्टेज स्टॉर्मिंग जहाँ पे लड़ाई-झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है। तीसरी स्टेज है नॉर्मिंग, सब लोग सेटल हो चुके हैं, रोल्स एग्री कर चुके हैं। वापस जो है टीम बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। परफॉर्मिंग मतलब जहाँ पे टीम बेस्ट परफॉर्म कर रही है। बेस्ट परफॉर्म करने के बाद क्या होता है, टीम में आ जाती है डॉमिंग। डॉमिंग का मतलब क्या होता है कि अब टीम बदलाव नहीं चाहती है, जो जैसा चल रहा है चलना चाहिए। दैट इज़ डॉमिंग स्टेज कि हम बिल्कुल ऑटो पायलट मोड पर पहुँच चुके हैं और ऐसे ही काम करना है, इसमें कुछ हमको नया नहीं करना। लास्ट वन आता है एडजॉर्निंग कि जब टीम का काम खत्म हो जाता है, तो टीम वापस अपने-अपने घर लौट जाती है, तो उसे हम एडजॉर्निंग स्टेज बोलते हैं। टीम डिसबैंड हो जाती है जैसे ही काम खत्म होता है। तो हमें तो पता ही नहीं था कि ग्रुप बनाने के या टीम बनाने के भी ये स्टेजेस होते हैं। Starts from forming, storming, norming, performing, then doming and adjourning. डॉमिंग स्टेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉमिंग स्टेज सिर्फ ये सिखाती है कि टीम जो है क्या कर चुकी है, ऑटो पायलट मोड पर काम कर रही है, कुछ बदलाव नहीं चाह रही है। और एडजॉर्निंग का मतलब टीम अप खत्म करेंगे हम जैसे ही हमारा पर्पस अचीव हो। ठीक है, अब बच्चों आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर। कल्चर का सिंपल मतलब क्या होता है? द वे वी डू थिंग्स, जैसे हम चीजों को करते हैं उसे हम कल्चर कहते हैं। द वे वी डू थिंग्स, कल्चर। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं राजस्थानी हूँ तो हमारे घर पे ऐसा होता है, तो ये हमारा कल्चर है। द वे वी डू थिंग्स। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का भी तो कल्चर होता होगा, वहां पे कैसी चीजें चल रही है, जैसे सब लोग लेट नाइट काम कर रहे हैं या सब लोग सुबह जल्दी आ रहे हैं, तो ये उनका कल्चर है। फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, ऑर्गेनाइजेशन में चीजें कैसे हो रही है, किस तरह से बिहेवियर्स हैं लोगों के, उसे हम उसका कल्चर बोलेंगे। कल्चर के ऊपर 3 बड़े राइटर रहे हैं, एडगर शीन, चार्ल्स हैंडी एंड गेट हॉपस्टीड। एडगर शीन ने बोला कल्चर 3 लेवल पे काम करता है। लीडरशिप्स रोल इन शेपिंग कल्चर, कल्चर चेंजेस मुश्किल होते हैं। हैंडी ने 4 तरह के कल्चर्स बताए, 4 टाइप्स ऑफ कल्चर्स आर देयर। और हॉपस्टीड ने बताया कि अलग-अलग कंट्री के हिसाब से अलग-अलग कल्चर है। ठीक है, चीन ने बताया कल्चर के 3 लेवल हैं। कौन से 3 लेवल हैं? आर्टिफैक्ट्स, espoused values and basic assumption and value। आर्टिफैक्ट का मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है। espoused वैल्यू का मतलब जो वो लोग बोल रहे हैं अपने मुंह से। और बेसिक assumption का मतलब जो चीजें उनके दिल के अंदर है, हमें डायरेक्टली समझ नहीं आएगी। ठीक है, आर्टिफैक्ट का मतलब विजिबल एलिमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं। जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो, ऑफिस देखते हो, ऑफिस कैसा है, एकदम फ्रेंडली है या स्ट्रिक्ट कैबिन वाला कल्चर है, तो वो ऑफिस लेआउट हमको दिखता है। कहीं कहीं पर ड्रेस कोड चलता है तो हम ड्रेस कोड जाके देख सकते हैं। कॉफी बार फॉर एम्प्लॉयज टू यूज थ्रू आउट द डे, द टाइप ऑफ फर्नीचर यूज्ड इन द ऑफिस। तो ये क्या है? ये आर्टिफैक्ट है, जो चीजें हमको दिखाई देती है, कहीं पे जाते हैं तो हमको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ऐसे होती है चीजें। दैट इज आर्टिफैक्ट्स। स्पाउस्ड वैल्यू क्या है? स्पाउस्ड इज स्टेटेड वैल्यू एंड स्ट्रेटजी। चीजें वो लोग बोल रहे हैं, जैसे कस्टमर इज आवर किंग, जो स्लोगन्स वो लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज देयर स्पाउस्ड वैल्यू। और बेसिक असम्पशन और वैल्यू क्या है? ऐसी चीजें जो उनके माइंड में फिट है,
मगर आपको वो चीजें इजीली पता नहीं चलेगी, दैट इज बेसिक अजम्पशन एंड वैल्यू। डीप रूटेड अनकॉन्शियस बिलीफ्स, वैल्यूइंग इनोवेशंस, जो डीपली आपके अंदर रूट में है वो है डीपली रूटेड। अनकॉन्शियसली हम जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज बेसिक अजम्पशन एंड वैल्यू। ठीक है। आर्टिफैक्ट्स, पाउस्ड वैल्यू, बेसिक अजम्पशन एंड वैल्यू, 3 लेवल पे कल्चर काम करता है। आर्टिफैक्ट का मतलब जो चीजें आप दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और वो चीजें आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, वो आर्टिफैक्ट्स है। स्पाउस्ड वैल्यू का मतलब जो स्लोगन्स हम बोल रहे हैं वो स्पाउस्ड वैल्यू है। और बेसिक असम्पशन जो इजीली पता नहीं चलेगा, आप वहां पे रहेंगे कि वो डीप रूटेडली किन बिलीफ्स को मानते हैं। सबकॉन्शियसली, सबकॉन्शियस का मतलब जो ऑटोमेटिकली हो जाती हैं चीजें हमसे, वो कब होती है जब कोई चीज हमारे अंदर डीपली रूटेड हो। जैसे अगर मंदिर जाते ऑटोमेटिकली चप्पल खोल देते, कोई कहता तो नहीं है, बट सबकॉन्शियसली किसी को कहने की भी नहीं, ऑटोमेटिक वो चीज हो जाती है। जैसे आप सोने जाते हो, फोन ऑटोमेटिक हाथ में आ जाता है, उठते से ही फोन ऑटोमेटिक हाथ में आ जाता है। कि डीप रूटेड है, नो वन इज टेलिंग यू, बट आपका माइंड अब वही चीजें करता है सबकॉन्शियसली, तो उसे हम बोलते हैं डीप रूटेड बिलीव्स। तो शीन के अकॉर्डिंग 3 लेवल है कल्चर के। शीन ने जो हमको लेवल बताए हैं, वो लेवल्स क्या क्या हैं समझेंगे हम। पहला है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब जो दिखाई दे रहा है, समथिंग दैट इज क्लियरली विजिबल। जैसे ड्रेस कोड चल रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आता है स्पाउस्ड वैल्यू, जो चीजें वो बोल रहे हैं, दैट इज स्पोकन वैल्यूज। तीसरा आता है आपका बेसिक अजम्पशंस, इजीली नहीं पता चलेंगे, डीप रूटेड है ये बिलीफ, बहुत अंदर है मन में। ठीक है। दूसरे राइटर होंगे आपके हैंडी। हैंडी ने 4 तरह के कल्चर बताए हैं। तो 4 कल्चर कौन से हैं? रोल कल्चर, पावर कल्चर, टास्क कल्चर और पर्सन कल्चर। रोल कल्चर का मतलब एक ऐसा कल्चर जहाँ पे पर्सन सिर्फ उसके रोल के हिसाब से काम करेगा, तो जो फिक्स्ड चीजें हैं वैसी ही करनी, कुछ नया नहीं चाहिए। तो वर्क अकॉर्डिंग टू रोल, मतलब वो पर्सन जो उसका रोल है, जो उसकी पोजीशन है, उस हिसाब से ही काम करेगा, थोड़ा इनफ्लेक्सिबल है, पर चीजें कंसिस्टेंट वैसी ही है, कंसिस्टेंसी होगी थोड़ी। दैट इज रोल कल्चर। पावर कल्चर क्या है? पावर कल्चर का मतलब होता है कि जहाँ पे टॉप लेवल वाले लोग ही सब डिसाइड करें। टॉप लेवल बोले तो सीईओ या फिर डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब बॉटम लेवल वालों को पूछ ही नहीं रहे। जहाँ पे चेन ऑफ कमांड चल रहा है, हायरार्की चल रहा है। हायरार्की मतलब लेवल्स। ठीक है। वो क्या है? वो पावर कल्चर है। पावर कल्चर का मतलब टॉप लेवल डिसाइड्स एवरीथिंग। चेन चल रही है और सब लोग उसी चेन को फॉलो कर रहे हैं। टॉप लेवल के पास पावर है, बॉटम लेवल वाले को कुछ नहीं पूछा जा रहा है, वो पावर कल्चर है। टास्क कल्चर का मतलब होता है जहाँ पे टास्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब काम होना चाहिए चाहे कैसे भी तरीके से हो। डूइंग थिंग्स इज इम्पोर्टेंट। इसके लिए आपको टीम बनानी पड़े, किसी को कोई चीज देनी पड़े तो भी आप दो, मगर काम करो। वेदर यू हैव टू डू टीम वर्क या कुछ और एडजस्टमेंट करना पड़े तो भी आप करो, बट काम खत्म करो। पर्सन कल्चर जो इंडिविजुअल पर्सन को वैल्यू करता है, वैल्यूज अ पर्सन, किसी पर्सन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता है, किसी पर्सन को बहुत ज्यादा वैल्यू देता है, तो वो पर्सन कल्चर है। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में चलता है रोल कल्चर, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। वो पर्सन जिस रोल में है उसको वही काम करना, उसको आप कुछ भी एक्स्ट्रा बोलोगे वो नहीं करेगा, वो फिक्स है कि उसको वैसा ही काम करना है, कुछ नया नहीं करना। पावर कल्चर जहाँ पे सब कुछ टॉप लेवल वाला ही डिसाइड कर रहा है।
टास्क कल्चर जहाँ पे काम करना बहुत ज़रूरी है कि भाई टीम वर्क हो, अपने को काम खत्म करने पे फ़ोकस करना है तो वो टास्क कल्चर है। और पर्सन कल्चर का मतलब जो इंडिविजुअल पर्सन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, वो पर्सन कल्चर होता है। फिर थर्ड राइटर आए हॉफस्टीड। अब हॉफस्टीड ने अलग-अलग देशों का भ्रमण किया था, तो उनको अलग-अलग तरह के कल्चर मिले। पहले हॉफस्टीड को पढ़ेंगे हम, फिर यहाँ पे नोट्स लिखेंगे, ठीक है? हेंडी ने जो कल्चर बताया पावर कल्चर, रोल कल्चर, टास्क कल्चर, पर्सन कल्चर। पावर का मतलब सेंट्रलाइज्ड पावर है। यहाँ पे टॉप लेवल सब कुछ डिसाइड कर रहा है। एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस में चलता है ये कल्चर। रोल कल्चर मतलब हायरार्की फॉलो हो, थोड़ा ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब रिजिड स्ट्रक्चर है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज में होता है। टास्क कल्चर फोकस ऑन टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, काम खत्म होना चाहिए वो कल्चर। पर्सन कल्चर सर्व्स द इंडिविजुअल्स, ऑटोनॉमी होती है, फ्रीडम होती है, यहाँ पे रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। पर्सन को बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाता है किसी भी पर्सन को, तो वो पर्सन कल्चर है। तीसरे जो राइटर आए थे वो थे हॉफस्टीड। हॉफस्टीड ने क्या बताया? हॉफस्टीड ने बताया अलग अलग देश को घूम के कि कुछ देशों में इंडिविजुअलिज्म चलता है, कुछ देशों में कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे आप सिर्फ खुद का सोच रहे हो, वो इंडिविजुअलिज्म है, ठीक है? और कलेक्टिविज्म का मतलब होता है जहाँ पे सबका सोचा जाता है, टीम सक्सेस, ग्रुप सक्सेस का सोचा जाए, वो कलेक्टिविज्म है। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, ठीक है? इंडिविजुअलिज्म में पर्सनल गोल्स को प्रायोरिटी मिलती है, कलेक्टिविज्म में ग्रुप सक्सेस मतलब सबका बेनिफिट होना चाहिए। यूएस में इंडिविजुअल वाला कल्चर है, चाइना में कलेक्टिव वाला कि ग्रुप सक्सेस होनी चाहिए। दूसरा वो देशों में घूमे तो उन्हें पता चला कुछ कंट्री में लोग ऐसे हैं जो बहुत रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, और कुछ देश ऐसे हैं जो लो रिस्क चाहते हैं, स्टेबल एनवायरनमेंट चाहते हैं। उन्होंने दूसरा डायमेंशन बताया कि भाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कैसा है। अनसर्टेनिटी का मतलब रिस्क, अवॉइडेंस कैसा है। अगर तुम रिस्क को अवॉइड करते हो हाईली, ठीक है, का मतलब आप क्या कर रहे हैं, लो रिस्क ले रहे हैं, हाई अवॉइड कर रहे हैं, हाईली अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आपका अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस बहुत लो होगा, क्योंकि आप अनसर्टेनिटी को अवॉइड नहीं कर रहे हो। तो जो लोग हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस वाले थे वो स्टेबिलिटी चाहते थे, स्ट्रक्चर चाहते थे। हाँ भाई, हमको रिस्क नहीं चाहिए, हमको स्टेबिलिटी चाहिए, चीजें पहले से प्री डिसाइडेड होनी। और जो लो वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता, वो बात अलग है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन है, एम्बिग्यूटी है, ठीक है। पावर डिस्टेंस। अब पावर डिस्टेंस का मतलब होता है टॉप और बॉटम में कितनी दूरियां हैं, टॉप लेवल और बॉटम लेवल में। अगर ये दूरियां बहुत ज्यादा है, हाई है, का मतलब टॉप बहुत पावरफुल है और इनके पास ज्यादा पावर नहीं है। अगर ये दूरियां कम है, इसका मतलब ये लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और बॉटम लेवल को भी एनकरेज कर रहे हैं। समझना बात को। तो हाई पावर डिस्टेंस का मतलब अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, और लो पावर डिस्टेंस का मतलब होता है कि भाई यहाँ पे बॉटम लेवल को भी आप तवज्जो दे रहे हो, बॉटम लेवल को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, दैट इज लो पावर डिस्टेंस, ठीक है। हाई पावर डिस्टेंस क्या है कि पावर्स अनइक्वल है, टॉप वाला ही सब कुछ देख रहा है, बॉटम वाले को पूछ भी नहीं रहा है, क्योंकि इनकी पावर बहुत ज्यादा डिस्टेंट है, टॉप बहुत पावरफुल है, बॉटम के पास पावर नहीं है। लो पावर डिस्टेंस का मतलब बॉटम लेवल वाले को भी पूछकर चीजें की जा रही है, पार्टिसिपेटिव। मैस्कुलाइन वर्सेस फेमिनाइन। मैस्कुलाइन एक ऐसा देश जहां पे आप सिर्फ सक्सेस पे फोकस करते हो, काम पे फोकस करते हो, ठीक है। आपको सिर्फ प्रमोशंस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, जापान जैसा कल्चर। सिर्फ काम करने से मतलब है, काम करते रहो, काम करते रहो। और फेमिनाइन कल्चर क्या होता है? फेमिनाइन कल्चर क्वालिटी ऑफ लाइफ देखता है कि लाइफ की क्वालिटी कैसी है, वो फेमिनाइन कल्चर में आता है कि बैलेंस है कि नहीं है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही, वो फेमिनाइन कल्चर है। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म कल्चर। लॉन्ग टर्म कल्चर फ्यूचर की सोचता है, आने वाले फ्यूचर की सोचेंगे।
शॉर्ट टर्म मतलब क्विकली, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हमको जो चीजें चाहिए वो करनी। चाइना लॉन्ग टर्म है, यूएस शॉर्ट टर्म है, ठीक है। इंडल्जेंट वर्सेस रेस्टोरेंट कल्चर। इंडल्जेंट कल्चर आपको फ्रीडम देता है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करो, आपको बहुत फ्रीडम है, आप सोशलाइज करो, आप फन करो। और रिस्ट्रेंट मतलब जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है, डिसिप्लिन लगाता है। तो हॉफस्टीड ने 6 तरह के कल्चरल डायमेंशन बताए। पहला उसने बताया, अभी आपका ये रिवीजन है, ठीक है। पहला उसने बताया इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म वाला क्या था? इंडिविजुअलिज्म मतलब जो सिर्फ खुद का सोचे लोग, वैसा कल्चर। आई सेंटर्ड, खुद का ही सोच रहे हैं लोग। और कलेक्टिविज्म मतलब ग्रुप सक्सेस जहाँ पे सोची जाए, टीम सक्सेस जहाँ पे सोची जाए, वो कलेक्टिविज्म वाला कल्चर। ये पहला हॉफस्टीड ने डायमेंशन बताया कि कुछ देशों में इंडिविजुअलिज्म चलता है, कुछ में कलेक्टिविज्म, ठीक है। दूसरा उन्होंने बताया हमको कि कुछ कंट्रीज में चलता है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस हाई, कुछ में चलता है लो। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस मतलब रिस्क को अवॉइड करना है। अगर बहुत ज्यादा अवॉइड करो तो दैट इज हाई, बहुत कम अवॉइड कर रहे हो दैट इज लो। ज्यादा अवॉइड कर रहे हो मतलब तुम स्टेबिलिटी चाह रहे हो, ठीक है, लो रिस्क चाह रहे हो। और कम अवॉइड कर रहे हो मतलब यू आर रेडी फॉर रिस्क। और एम्बिग्यूटी भी चलेगा, कंफ्यूजन भी चलेगा, चैलेंजेस भी चलेंगे, ठीक है। फिर आया आपका पावर डिस्टेंस वाला कर्ज। पावर डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है मतलब टॉप लेवल बहुत पावरफुल है और वही सब कुछ डिसाइड कर रहा है बिना कुछ पूछे। और अगर ये डिस्टेंस कम है का मतलब बॉटम लेवल इज एनकरेज टू पार्टिसिपेट, वो लोग भी डिसीजन में इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। ये बच्चों, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कल्चर। शॉर्ट टर्म मतलब क्विक रिजल्ट्स चाहता है, तुरंत प्रभाव से कुछ चीजें कर लो, दैट्स इट। लॉन्ग टर्म का नहीं सोचना, दैट इज शॉर्ट टर्म कल्चर। एंड लॉन्ग टर्म कल्चर फ्यूचर का सोचता है, बहुत दूर की, फ्यूचरिस्टिक होता है थोड़ा, ठीक है। मैस्कुलाइन कल्चर और फेमिनाइन कल्चर। मैस्कुलाइन वाले लोग सिर्फ सक्सेस चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, इन्हीं से मतलब है, काम से मतलब है। फेमिनाइन कल्चर बैलेंस ऑफ लाइफ चाहता है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा इंडल्जेंट वर्सेस रिस्ट्रेंट कल्चर। इंडल्जेंट का मतलब होता है बच्चों फ्रीडम देना, कि लोग अपनी मर्जी से चीजें करें, फ्रीडम देना कि आप सोशलाइजेशन कर सकते हो, कुछ और करना चाहे तो कर सकते हो। और रिस्ट्रेंट कल्चर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, रिस्ट्रेंट कल्चर पुट्स रेस्ट्रिक्शन, डिसिप्लिन चाहता है। तो ये हॉफस्टीड ने कंट्रीज घूम के ये पता किया कि कितने तरह के कल्चर चलते हैं अलग अलग देशों में। एक बार ये नोट लिख लो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन कमेंट्स, के बच्चों। इज इट डन? चले आगे हम, चलिए। पता है बच्चों बिजनेस में कि एम्प्लॉयज को जब निकाला जाता है तो वो निकाले जाने के भी 3-4 हो सकते हैं तरीके, फेयर डिसमिसल, अनफेयर डिसमिसल, कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल, रॉन्गफुल डिसमिसल, ठीक है। तो 4 तरह के डिसमिसल होते हैं अगर बिजनेस में से हम किसी को निकाल रहे हैं। फेयर डिसमिसल का मतलब होता है जब हम किसी को फेयर रीजंस की, सही रीजंस के कारण निकालें। जैसे कोई इंसान चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है तो वो फेयर डिसमिसल है, क्योंकि अगर चोरी की किसी ने कंपनी में तो हम निकालेंगे ही ना उसको, फेयर इनफ है।
कोई बुक्स में गड़बड़ कर रहा है, फेक इनवॉइस बना रहा है और हम उसको निकाल रहे हैं, फेयर है, जायज है, उसको हम निकाल सकते हैं कि उसने हमको मौके दिए हैं उसे निकाले जाने के। अनफेयर डिसमिसल का मतलब होता है जब बिना किसी सही वजह के आप किसी को निकाल दो, वो होता है अनफेयर डिसमिसल। अनलॉफुल रीजंस के कारण किसी को निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट बिकॉज कोई पर्सन फीमेल है तो आप उसको निकाल रहे हो, जस्ट बिकॉज कोई पर्सन शेव नहीं करता है तो आप उसको निकाल रहे हो, अनफेयर है ये तो निकाल देना। कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ही मजबूर कर देता है वो रिजाइन करे। एम्प्लॉय रिजाइन ड्यू टू एम्प्लॉयर्स ब्रीफ। एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है क्योंकि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा है। एम्प्लॉयर ने बोला कुछ और था, पे कुछ और करा है। पहले बोला 5 को सैलरी देंगे, अब 30 तक भी सैलरी नहीं आ रही है। दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। रॉन्गफुल डिसमिसल, अब देखो, रॉन्गफुल और अनफेयर में फर्क समझना बहुत जरूरी है। अनफेयर का मतलब जब आप बिना किसी सही रीजन के निकाल दो, व्हेन रीजन इज रॉन्ग, तो वो अनफेयर है। एंड रॉन्गफुल का मतलब है, अनफेयर ये है, रॉन्गफुल का मतलब है जब तरीका गलत हो, व्हेन वे इज रॉन्ग। जब निकाल देने का तरीका गलत हो तो वो रॉन्गफुल है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एम्प्लॉय को नोटिस दिए बिना निकाल रहे हो। जनरली 1 महीने का नोटिस दिया जाता है, पर आप नोटिस नहीं दे रहे हो और उसको निकाल रहे हो, तो वो तो क्या है, रॉन्गफुल है। और रीजन जब गलत हो तो अनफेयर है। ध्यान रखना, व्हेन रीजन इज रॉन्ग इट इज अनफेयर, व्हेन द वे ऑफ थ्रोइंग आउट एम्प्लॉय इज रॉन्ग, जब एम्प्लॉय को निकाल देने का तरीका गलत हो तो वो रॉन्गफुल है। अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों में फर्क समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी ने चोरी की और हम उसको निकाल रहे हैं, अनफेयर है। अब यहाँ पे किसी ने कुछ गलत किया और हम उसको नोटिस दिए बिना निकाल रहे हैं तो रॉन्गफुल है। क्या हमने उसे निकाला है वो तरीका सही नहीं है, नोटिस दिए बिना निकाल रहे हो तो गलत है। समझ रहे हो बच्चों? फेयर क्या है, सही रीजन के कारण निकालना। अनफेयर क्या है, गलत रीजन के कारण निकाल देना। रॉन्गफुल क्या है, जब आपका तरीका गलत हो, दैट इज रॉन्गफुल। और कंस्ट्रक्टिव क्या है, जब आप कुछ ऐसा करते हो कि एम्प्लॉय खुद ही रिजाइन कर दे, आप कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को तोड़ रहे हो इसलिए एम्प्लॉय रिजाइन करके जा रहा है, दैट इज योर कंस्ट्रक्टिव डिसमिसल। आता है बच्चों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पास बहुत सारा डेटा होता है, कस्टमर का डेटा, क्लाइंट्स का डेटा, बहुत सारा डेटा होता है। तो यहाँ पे लगता है जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जीडीपीआर, वो डेटा सेफ रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप बिजनेस करोगे और क्लाइंट का डेटा सेफ ना हो, लीक हो जाए, तो आपकी बिजनेस की रेपो खत्म। तो डेटा सेफ रहना चाहिए। किसका डेटा? इंडिविजुअल पर्सन्स का डेटा। इंडिविजुअल पर्सन्स का डेटा सेफ रहना चाहिए। ठीक है, अब ये डेटा सेफ रहना चाहिए, इसके लिए आप क्या ध्यान रखो? पहली चीज, डेटा कंसेंट से ही लिया जाए, मतलब सामने वाला अग्री करे, टिक करे, आई अग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ही डेटा कलेक्ट किया जाए। डेटा मिनिमाइजेशन का मतलब जितना डेटा जरूरी है सिर्फ उतना ही डेटा लिया जाए। एक्यूरेसी का मतलब अप टू डेट होना चाहिए, डेटा अपडेटेड हो, लेटेस्ट हो, जितना जरूरी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आपने किसी सर्वे के लिए डेटा लिया, जैसे ही सर्वे खत्म हो जाए आप डेटा को डिलीट कर दो, मतलब जब पर्पस खत्म हो जाए तब डेटा आप हटा दो क्लाइंट का। और सिक्योर्ड होना चाहिए वो डेटा, कहीं और ट्रांसफर या शेयर तो नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिकली सेंसिटिव डेटा लाइक हेल्थ, रिलीजन, पॉलिटिकल ओपिनियन, ये सब डेटा अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बिजनेस। समझ रहे हैं बात को? अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? ठीक है बच्चों? बिजनेस में होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? मैंने कुछ कहा, आपने कुछ सुना, मैंने जो कहा वो आपने कैसे सुना, कैसे समझा, टू वे प्रोसेस। मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो, तुम जवाब भी दो, तुम मुझे कमेंट में भी लिखो, तुम मुझे मैसेज भी करो, तुम रेस्पॉन्स करो, तो मेरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ। अगर मैं बोलती ही जाऊंगी और आप जवाब ही नहीं दोगे तो कम्युनिकेशन कैसा? Communication is process of exchanging information, ideas, facts and emotions. Information exchange करना,
आइडियाज एक्सचेंज करना, फैक्ट्स एक्सचेंज करना, इमोशंस एक्सचेंज करना। इन्फॉर्मेशन, जैसे मुझे कुछ खबर पता चली वहां पे वॉर चल रहा है, मैंने आपको बताई, तो ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना। आइडिया एक्सचेंज करने का मतलब मेरे को एक बिजनेस आइडिया है कि हम ऐसा बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। इमोशंस एक्सचेंज करना, जैसे कि आई हैव क्लियर द एग्जाम एंड आई एम सो हैप्पी टुडे, दैट इज इमोशंस एक्सचेंज कर। इससे रिलेशंस क्रिएट होते हैं, टास्क की कोऑर्डिनेशन होती है, डिसीजंस लिए जा सकते हैं। कम्युनिकेशन इज द ब्लड लाइन ऑफ बिजनेस। बिना कम्युनिकेशन के काम नहीं हो सकता, याद रखिएगा हमेशा। कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जहाँ पे रूल्स होते हैं, प्रॉपर लैंग्वेज होती है, जो चेन ऑफ कमांड होती है, मतलब जो लेवल्स होते हैं वो फॉलो होते हैं। चेन का मतलब जैसे ये इसको कम्युनिकेट करेगा, ये इसको, फिर ये इसको, ये इसको, मतलब चेन फॉलो होती है कम्युनिकेशन में, तो वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब होता है जो स्पॉन्टेनियस है, मतलब जो हमने सोच समझ के नहीं किया, जैसे हम दोस्तों के साथ करते हैं, घर वालों के साथ करते हैं। कोई प्री प्लानिंग नहीं होती इसमें, नो प्री प्लान। यहाँ पे जनरली गॉसिप्स हो सकती है, रूमर्स हो सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता। फॉर्मल कम्युनिकेशन के 3 डायरेक्शन है। वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है जब एक ही डिपार्टमेंट के 2 लोग बात कर रहे हो, सेम डिपार्टमेंट डिफरेंट लेवल। फॉर एग्जांपल, सेल्स मैनेजर सेल्स एग्जीक्यूटिव को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि कैसे सेल्स करना है। तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन हुआ। एक ही डिपार्टमेंट के 2 लोग हैं, पर दोनों के लेवल्स अलग अलग है। मैनेजर है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल, जब सेम लेवल के लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हो, सेम लेवल के लोग, ठीक है। जैसे परचेज डायरेक्टर और सेल्स डायरेक्टर बातचीत कर रहे थे, यार बहुत ज्यादा भी स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये जो है, ये सेम लेवल के लोग हैं जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल है। डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब लेवल्स भी अलग हो, और डिपार्टमेंट्स भी अलग हो। डिपार्टमेंट्स एंड लेवल्स आर डिफरेंट। जब दोनों चीजें अलग अलग हो तो वो डायगोनल है, ठीक है। जैसे कि सेल्स मैनेजर परचेज एग्जीक्यूटिव से कुछ पूछ रहा है। अब परचेज और सेल्स दोनों का डिपार्टमेंट अलग है, और एक बंदा मैनेजर है, दूसरा बंदा एग्जीक्यूटिव है, दोनों के लेवल्स भी अलग अलग हैं। तो ये 3 लेवल्स होते हैं कम्युनिकेशन के, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। 3 लेवल पे ये कम्युनिकेशन वर्क करता है। वर्टिकल मतलब सेम डिपार्टमेंट के लोग जब आपस में बातचीत करें। अब इसमें किस तरह की बातचीत होगी, जैसे मैनेजर गाइडेंस देगा, इंस्ट्रक्शन देगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव रिपोर्टिंग करेगा। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, आपस में कोई प्रॉब्लम का डिस्कशन चल रहा हो, सॉल्यूशंस ढूंढने की बात चल रही हो। डायगोनल में मतलब कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो, अर्जेंट हो, जहाँ पे हम डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं जा सकते, तो डायगोनल। तो इस तरह से हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, एंड ये डायगोनल कम्युनिकेशन, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रीट, हॉरिजॉन्टल सेम लेवल, डायगोनल क्रॉस फंक्शनल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो हमें पता ही है कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चलता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, कम्युनिकेशन चलता कैसे है, प्रोसेस। तो सबसे पहले कोई सेंडर होगा जिसे कोई बात कम्युनिकेट करनी होगी, सेंडर होगा। फिर वो अपना मैसेज एनकोड करेगा, फिर वो अपना मैसेज ट्रांसमिट करेगा, मतलब भेजेगा किसी चैनल के थ्रू। फिर रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करेगा, फिर रिसीवर उस मैसेज को समझेगा, डिकोड करेगा, और फिर रिसीवर अपना फीडबैक देगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया, मैंने मैसेज बोला, एनकोड कर लिया, मतलब वर्बली बोल दिया। ट्रांसमिट कैसे किया, लेक्चर के थ्रू, वाईटी के थ्रू, ठीक है। आपने उसको सुना, ठीक है, आपने उसको समझा, फिर आप मुझे चैट में लिख रहे हो कि हाँ मैम मुझे समझ आ गया, अंडरस्टूड। दैट इज हाउ कम्युनिकेशन फ्लो। इस तरह से ही कम्युनिकेशन चलता है।
हम जो भेज रहे हैं सामने वाले को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, जब वो फीडबैक देगा तब कम्युनिकेशन कंप्लीट। कम्युनिकेशन के कुछ पैटर्न्स चलते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न बनाते हैं व्हील नेटवर्क। व्हील बनाएंगे और यहाँ पे बीच में है देखो व्हील नेटवर्क में क्या हो रहा है, जैसे ए को डी को खबर पहुंचानी तो ए डी तक नहीं जा सकता, ए को ई को बताना पड़ेगा, फिर ई ये इन्फॉर्मेशन डी को पहुंचाएगा। बी को सी को पहुंचाना है तो बी ई को बताएगा, फिर ई सी को बताएगा। डी को सी तक पहुंचानी है तो डी ई को बताएगा, फिर ई सी को पहुंचाएगा। मतलब इंफॉर्मेशन एक सिंगल पर्सन के थ्रू पास ऑन हो रही है, सेंट्रल पर्सन है जो सब कुछ देख रहा है, उसके थ्रू पास ऑन हो रही है। तो वो क्या है, आपका व्हील नेटवर्क है। यहाँ पे हम इसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, सारी इंफॉर्मेशन इसी के थ्रू पास होती है। ठीक है, फिर आता है चेन नेटवर्क। ये बी को कुछ बोल रहा है, बी सी को बोल रहा है, सी डी को बोल रहा है, डी। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो सकती है, खराब हो सकती है। यहाँ तक आते आते इंफॉर्मेशन हो ए से ई तक पहुंचेगी, तब तक लोग कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर देंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, इंफॉर्मेशन बहुत लेवल्स के थ्रू पास ऑन हो। तो यहाँ पे भी टॉप लेवल वाले लोग ही खुश होते हैं, बॉटम वाले तो नहीं होते। ठीक है, फिर आता है आपका वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क में क्या होता है, एक सेंट्रल पर्सन को इन्फॉर्मेशन पहुंचती है और फिर वो आगे चेन क्रिएट करता है इन्फॉर्मेशन। ये वाई का जैसा फिगर बनता है, जैसे ए और बी ने सी को बताया, फिर सी आगे ऐसे ट्रांसफर कर रहा है मैसेज को, तो वो वाई नेटवर्क। ये तीनों नेटवर्क में क्या हो रहा है, एक पर्सन के पास पावर है, जैसे ई के पास हो गई, ए के पास हो गई, वाई सी के पास हो गई। तो इन नेटवर्क को हम सेंट्रलाइज बोलते हैं। यहाँ पे सेंट्रल वाला पर्सन ही सुखी है, बाकी के लोग तो दुखी हैं। अब दो ऐसे नेटवर्क्स आते हैं जहाँ पे लोग थोड़े से खुश होते हैं। एक है ऑल चैनल। ऑल चैनल एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे कोई भी पर्सन किसी से भी बातचीत कर सकता है, फ्री है। स्टार नेटवर्क भी बोलते हैं, ऑल चैनल भी, जैसे सी ए से कर सकता है, ए डी से कर सकता है, ए बी से कर सकता है, ए ई से कर सकता है। हर पर्सन फ्री है कम्युनिकेट करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये नेटवर्क अच्छा है, कोई भी कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, और एक आता है सर्कल नेटवर्क। से ए बी को बता रहा है कुछ, बी को सी को, डी से वापस ए तक पहुंची है खबर। सर्कल में हर एक पर्सन को बराबर माना जा रहा है, कोई भी सुपीरियर या सबऑर्डिनेट नहीं है, सब लोग सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। सबके पास इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है इन दिस नेटवर्क ऑफ सर्कल नेटवर्क। ठीक है, तो ये है आपका सर्कल नेटवर्क। ये डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, इसमें सब लोगों को इन्वॉल्वमेंट मिलती है, सब लोगों को फ्रीडम मिलती है, तो लोग इनमें ज्यादा खुश होते हैं। सेंट्रलाइज नेटवर्क में सेंट्रल पर्सन तो खुश है मगर बाकी के लोग खुश नहीं है। ठीक है, बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, उनके फीचर्स टाइप्स के बारे में पढ़ा, कल्चर कैसा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में और बिजनेस में वो हमने जाना, एथिक्स क्या है, एथिक्स के थ्रेड्स क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन होता कैसे है, कम्युनिकेशन के चैनल्स कौन कौन से हैं। ये सारी चीजें हमने आज के सेशन में थॉरली कवर की, जो आपको अच्छे से रिवाइज करनी है, अच्छे से पढ़नी है, समझनी है। कोई डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड हियर वी आर डन फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू बच्चों।